समय हमारा हो चुका है। हमारे बीच दूसरे दिन के आफ्टरनून सेशन के रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर अमिताभ मिश्रा सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अमिताभ सर, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। प्रणाम सर, चरण स्पर्श सर। प्रणाम प्रणाम। सर, अगर आपकी इजाजत है तो हम आगे चलें, सेशन प्रारंभ करने की करें। जरूर जरूर जी। मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर अमिताभ मिश्रा सर हमारे स्पेशल फील्ड के सीनियर मोस्ट पर्सन में से एक और प्रोमिनेंट और इंटेलेक्ट पर्सन में से एक पर्सन है। सर, हमारे बात करिए तो हमारे गुरु के गुरु सर हैं। मैंने डॉक्टर सुनी मैथ्यू के अंडर में पीएचडी मेरी कंप्लीट करी, और सुनी मैथ्यू मैम जो है अमिताभ मिश्रा सर के अंडर में उन्होंने मैम ने पीएचडी अपनी कंप्लीट करी। तो सर तो मेरे गुरु के गुरु हुए। तो गुरु के गुरु को मेरा चरण वंदन और मेरा चरणों में उनके नमस्कार अदा करते हुए मैं सर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट सभी अलग अलग दिशाओं से हैं, भारत के अलग अलग कोने से हैं। मेजोरिटी वो गुजरात की है, 70% से अधिक गुजरात से लोग जुड़े हुए हैं। 15% करीब महाराष्ट्र से हैं, और बाकी के थोड़े बहुत मिलकर के यूपी और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, बिहार और ऐसे जगहों से बाकी के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक गौरव है। और साथ में साउथ से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, साउथ में उड़ीसा और केरला से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो मीडियम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मैं आपसे गुजारिश करूंगा करने के लिए। आप सर हमारी संस्था के बारे में जानते ही हैं। संस्था हमारी केयर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ, जो डेफ बच्चों के लिए काम करती है। स्कूल में अर्ली इंटरवेंशन से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के स्कूल में हमारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। प्री प्राइमरी से लेकर के 12th तक लगभग 450 बच्चे डेफ बच्चे हमारे यहाँ सर पढ़ते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन सेटअप से लेकर के उनको रोजगार देने तक का हमारा संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए करती है। अच्छे डिजिटल हियरिंग एड देने का काम करती है। संस्था हमारी थोड़ी समृद्ध है, और डोनेशन हमारे पास अच्छा रहता है, तो हम अपने बच्चों को और पेरेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। उसी क्वालिटी एजुकेशन को आगे स्ट्रेंथन करने के लिए हम अपने यहाँ से टीचरों को भी ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन के टीचरों को, क्वालिटी टाइप के टीचर्स हम यहाँ तैयार करते हैं। तो उसमें हम ऐसे ही एक्सपोजर देते हैं। आप हमारा जो ये 3 दिन का प्रोग्राम जो चल रहा है, सतत हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, डीएड और बीएड के स्टूडेंट्स, वो सतत इस पर हमारा 3 दिन का काम जो है, पढ़ाई लिखाई का काम बंद है, बस यही चल रहा है। ऑनलाइन वेबिनार में जो हमारे इमिनेंट स्पीकर्स हैं उनको सुनिए, नोट्स बनाइए और उनके बारे में इंटरेक्ट करिए। तो ये साथ में हम ये क्वालिटी एजुकेशन उनके लिए ये भी जोड़ करके रखते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी या करिकुलर एक्टिविटी के रूप में। तो हमारा सर ये संस्था है, संस्था में आपका सर स्वागत है, और मैं आपको तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे साथ में हमारे कलीग और हमारी फैकल्टी अजित कुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा। अजित कुमार जी वहां से नेहरू ग्राम भारती से पीएचडी स्कॉलर हैं और डिसेबल हैं। इनको एक जेआरएफ का स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है, तो ये स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं। तो हमारे साथ में ये लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं। तो मैं इनको आपका एक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगा। अजीत जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल जी सर। जी, मैं स्लाइड शेयर करता हूं। चरण वंदन सर। जी अजीत जी। Myself Ajit Kumar, Sri Sakel Institute for the Deaf Teachers Training College, Bhavnagar. I would like to introduce the honorable resource person this session. Behalf of Sri Sakel Institute and all IN participants, and heartily welcome Professor Amitabh Mishra sir. I express my gratitude to Dr. Santosh sir who gave me provided opportunity to introduce Professor Amitabh Mishra sir. Sir, if you have permission, I will introduce you. Please, Ajit, please. Amitabh Mishra sir is a professor of Inclusive and Special Education at School of Education, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. He is an alumnus from National Institute of Empowerment Persons with Intellectual Disabilities, Secunderabad, and Ali Aurjang National Institute of Speech and Hearing Disability, Mumbai. His main areas of research
interests are inclusive education, adaptive physical education, and early intervention. He has over 50 research publications and has guided 12 doctoral researches and more than 100 master and field level researches. He is chairing various committees appointed by Rehabilitation Council of India, National Institute for the Empowerment of Persons with Multiple Disability, etc. Also serve as expert member to various committee of National Council of Teacher Education and Central Board of Secondary Education. He is one the advisory board of several leading disability organizations such as Asia Pacific Forum on Research in Intellectual Disability, Singapore as a member, Special Olympics Bharat as a Secretary General, National Convention of Education of the Deaf as former president, National Convention for Severe and Multiple Disability as a president, Jeevan Dhara Rehabilitation Research Institute, Uttar Pradesh as a chairperson. He has been honored with several awards such as a Eunice River Kennedy Award from Special Olympics, the Roggio Award from Council for Indian School Certificate Examination, New Delhi for Human Enrichment and Education Award for Excellence in Service to Persons with Disability, Government of Uttar Pradesh. He has been invited and visited Republic of China, Singapore, Greece, and Ireland. Sir, I again most welcome and greeting to you on behalf of Care Institute in this national webinar. You present your uninterrupted stream of knowledge and precious words. I hand over the mic to you while getting such a request, sir. Thank you. Thank Thank you. you. Thank Thank you, you, Ajit. There is a correction. So I have completed my tenure as General Secretary of Special Olympic Bharat. So I am currently advisor. So I have completed my tenure. So sorry, this is a correction. If you can make it, that would be nice. Okay. So if you permit, so I can share my screen and start the Yes, sir. session. You can, sir. मेरा स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है? जी सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर। Okay, thank you. So आज advised, so I will be speaking in English, Hindi and English both together. तो आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया के इतने काफी पॉलिसीज, इतने काफी एक्ट्स बन गए हैं, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन को एक किस तरह दिशा निर्देशन देनी है, किस तरह एक रोड मैप देनी है, वो रोड मैप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वो रोड मैप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हम लोग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मिलता है। ठीक है, आज आप जिस इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इस इकोसिस्टम में जहां इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, इसमें क्या क्या चीज चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ताली एक हाथ में नहीं बजता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन तब सक्सेस होगा जब स्पेशल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन की शादी होगा। सो एक्चुअली द मैरिज नॉट हैपनिंग बिटवीन द जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो जो एक्सक्लूजन है, स्पेशल एजुकेशन अपनी एरिया में है या यदि भी वो स्कूल्स में काम कर रहे हैं, वो अलग थलग है। जनरल एजुकेशन साथ उनके कोलैबोरेशन कम है। तो इस कारण से हम लोग के जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें जितने मतलब परिवर्तन आना चाहिए, जिस तरह बेहतर होना चाहिए, उसमें समय लग रहा है। So what is happening in our country? So in inclusive education, the implementation is being delayed because the true implementation only possible by the active participation of general education teachers.
So as a special educator, you can support, you can work as a resource person, but actual change in the field can happen only through the support of a or involvement of a general education teacher. So the true marriage is required, the marriage between the special education and general education. If both are included, if there is inclusion between the both streams, then inclusion practices can be more strengthened in the school. So whatever the policy and the act we have, because inclusive education has been very clearly defined in our Right to Person with Disability Act 2016. And again, the National Education Policy has very clearly, have stated the roadmap how to go about. But still, there are many things are unanswered. Many things we need to discuss, and we need to develop certain uh, rules and the practices so that we can proceed further. So today we are discussing the equity and inclusion in the context of National Education Policy 2020. Let us discuss why NAP 2020 is a very important policy that clarifies the roadmap for inclusive education. हम ये बात कर रहे हैं NAP 2020 का रोल क्यों बेहतर, क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन को एक रोड मैप देने के लिए। आप जानते हैं कि NAP 2020 का जो मेन उद्देश्य है, जो हमारा एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, आप एक गोल 4 की जो एजेंडा है वो है कि हमें एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए चाहिए। ये हम लोग का आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, SDG 4 की बात कर रहे हैं, SDG का 4 में क्वालिटी एजुकेशन तब होगा if our education system is inclusive, education system has is equitable, and what kind of education provide, that is quality education. And this education takes care of the life spectrum approach, is a lifelong learning opportunities for all. So recognizing that the NAP 2020 would fulfill the goal number 4 of SDG goal. So there are certain fundamental principles of NAP 2020 that support inclusive education. हम अभी बात करेंगे कि NAP 2020 में क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो पहला चीज आप देख रहे हैं, recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student. ये बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें रिकॉग्नाइज करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, उनको सपोर्ट करनी है जिन बच्चों के साथ यूनिक कैपेबिलिटीज हैं, सो दैट यदि हम हर बच्चे की, क्योंकि हम 5 उंगलियां बराबर तो होते नहीं है, सब अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए हम हर बच्चे का जो भी उसके पास कैपेबिलिटी है उसको फोस्टर करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। दैट मीन्स नो चाइल्ड लूजेस एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सेल। सेकेंड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो अचीविंग फंडामेंटल लिटरेसी टिल ग्रेड 3। हम फंडामेंटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि किस तरह हमारा चेंज हो चुका है एजुकेशन सिस्टम। पहले की जो हम लोग का 10+2 था, ये सब कुछ बदल गया है। इसके बारे में आपको जरूर मालूम होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फंडामेंटल लिटरेसी पर यही बात हो रही है कि हमारा कोई भी बच्चा कहीं भी हो, whether it is in the advantaged area or disadvantaged area,
whether the child is from advantaged region or disadvantaged region, whether the child is from disadvantaged group or advantaged group, the fundamental literacy needs to be achieved. ठीक है, तो फंडामेंटल लिटरेसी यदि अचीव होगा तो नेचुरली दैट विल इम्प्रूव द education of our children. Those are not able to gain the minimum literacy that is required, that is fundamental literacy. तीसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है रेस्पेक्ट फॉर एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। हम यदि एथिक्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बात कर रहे हैं, तो हमारे सभी बच्चों का अधिकार है एक उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गेट क्वालिटी एजुकेशन। सो इफ NAP 2020 respect human and constitutional values, it means it respects the diversity, it respects the children with special needs. तो यदि हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल यही होता है कि हम मानवीय और हमारे जो संवैधानिक जो मूल्य हैं, यदि हम उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसके मतलब हमारे हर बच्चे की जो अधिकार हैं, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार, एक उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के जो अधिकार हैं वो जरूर प्राप्त होगा। और यदि वो अधिकार प्राप्त होगा तो इसके मतलब बच्चों को स्कूल में उत्तम अवसर मिलेगा पढ़ने की। यदि सभी बच्चों को उत्तम अवसर पढ़ने की मिलेगा, इसके मतलब क्या है कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर होगा। तो इसमें हम जेंडर की बात करें, सोशियो कल्चरल, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज और चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी, सबके बात कर रहे हैं। सभी को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, सभी स्कूल का पार्ट होना चाहिए। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है NAP 2020 का। चौथा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करता है, डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। आप जानते हैं लाइफ स्किल्स हमारे बच्चों के लिए कितने जरूरी हैं। तो लाइफ स्किल बहुत प्रकार हैं। ये लाइफ स्किल सिर्फ बचपन में नहीं है, या आप कहेंगे कि किशोर अवस्था में या वयस्क अवस्था में, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसमें जो NAP 2020 कहता है कि वी नीड टू डेवलप द लाइफ स्किल। क्या होता है कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन तब तक मजबूत नहीं होता है जब तक पेरेंट्स ये फील नहीं करते कि हमारे बच्चे को स्कूल से क्या मिलता है, आगे अपनी लाइफ में वो क्या करेगा। तो बेसिकली हमारे बच्चों की जरूरत है लाइफ स्किल। दैट लाइफ स्किल्स इंक्लूड हम कैसे काम कर सकते हैं, हम दूसरे को क्या दे सकते हैं, हम दूसरे की केयर कैसे कर सकते हैं, हम अपने को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने हर परेशानी, हर अच्छे चीज की कैसे सोच सकते हैं, कैसे हम अच्छे से रह सकते हैं, मतलब अपनी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे लाइफ स्किल के अंडर में आता है। ये यदि लाइफ स्किल्स हमारे डेवलप होगा तो नेचुरली हमारे जो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हैं वो बेहतर होगा। हम सभी एक साथ लाइफ स्किल सीखने के लिए अवसर प्राप्त करेंगे। इससे क्या होगा, जो स्कूल में रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक जैसे कि एकेडमिक्स ही है, स्कूल का काम है, तो जब लाइफ स्किल आ जाएगा बच्चों को बहुत अवसर मिल जाएंगे दूसरे चीजों में जोड़ने की। क्योंकि हर बच्चे को सिर्फ रीडिंग राइटिंग से अलावा बहुत कुछ वो जानने चाहते हैं। सिर्फ रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक से जीवन पूरी नहीं हो जाता है, पढ़ाई नहीं पूरी होता है। इसके मतलब नहीं है कि आप लिखा पढ़ा हो जाए तो आप एजुकेटेड हैं। आप हो सकते पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होने के लिए आपको चाहिए लाइफ स्किल। आपको एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए आपको लाइफ स्किल चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए स्कूल जब लाइफ स्किल इंट्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली हमारे बच्चों को इससे फायदा होगा और इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर होगा। फिफ्थ फंडामेंटल प्रिंसिपल NAP 2020 का है, फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब टीचर अपनी पढ़ाई लिखाई कराते जाते हैं और साथ साथ टेस्ट लेते रहते हैं,
वो टेस्ट का पर्पस नहीं है कि बच्चे क्या सीखे नहीं सीखे। टेस्ट की जरूरत है कि बच्चे ने कितने सीखे और क्या उनको रह गया सिखाने के लिए। वो टेस्ट हमेशा बच्चों को पास फेल की बात नहीं करता है, बच्चों को ये कहता है कि हम किस तरह बच्चों को बेहतर सिखा पाएंगे। सो इट इज असेसमेंट ऑफ इट इज नॉट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। कैसे बेहतर सीख सकते हैं उसी के लिए असेसमेंट है। समेटिव है क्या सीखे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक साल आपके साथ पढ़ाई किए तो एक साल में आप जो सोचे होंगे वो क्या सीखे, दैट इज समेटिव। तो पहले क्या होता था कि साल भर आप कैसे बच्चे, आखिरी में टेस्ट हो गया, आखिरी में उनका एग्जाम हो गया और देखे बच्चे ने पास या फेल किया, वो नहीं है। हमें रेगुलरली हर क्लास में, हर लेसन के बाद, हर यूनिट के बाद हमें चेक करना चाहिए कि बच्चे ने कितने सीखा और उसका क्या सीखने की रह गया। If we do that, that will reduce both burden on the students and it will improve personalized learning support and chances for response to intervention is improved। मैं ये थोड़ा आपको बता दूं, यदि हम बार बार बच्चों को काम दें और देखें कि बच्चे ने कितने सीखा और कितने उसको और सिखाना होगा, इससे क्या होगा, बच्चे की प्रैक्टिस बढ़ता है, बच्चे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे पर कोर्स की बर्डन नहीं होता है। और इसमें हमें लगता है कि बच्चे को हम कैसे मदद करें। इट विल इम्प्रूव द पर्सनलाइज्ड लर्निंग सपोर्ट, कि हम बच्चों को किस किस बच्चों को किस किस चीजों में हमें मदद करनी है, वो बड़े क्लियर हो जाता है। और जो हम जब बच्चे से काम नहीं करेंगे और बच्चों को हर स्टेप में मदद नहीं करेंगे और साल के आखिर में कहेंगे बच्चा फेल हो गया, उससे क्या होता है कि बच्चा जितने भी सीखता है वो और कमजोर हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड आरटीआई, रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। बच्चे को आप जब बच्चों को आप बार बार असेसमेंट करते हैं तो बच्चे को आप टाइमली इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, आप बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चा एंड ऑफ द ईयर जो सीखना है वो सीख जाता है। और रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, वो आपको मालूम है ये मूल मंत्र है हमारे एनएपी 2020 का, दैट एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह बच्चों को ये महसूस कराएंगे यू बिलोंग टू द क्लास। क्लास में ले आने से कोई जरूरी नहीं कि बच्चा क्लास का बन जाता है, मतलब क्लास में यही समझता है कि आई एम ए रियली वैल्यूड मेंबर ऑफ द क्लास। टू बिकम ए वैल्यूड मेंबर ऑफ द क्लास देयर मस्ट बी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द क्लास। मतलब हर काम में बच्चे की भागीदारी मिलती है, बच्चे को अवसर मिलता है और बच्चों को लगता है कि मैं क्लास का एक पार्ट हूँ और वो खुशी खुशी से पढ़ता है क्लास में जैसे सभी बच्चे करते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें डाइवर्सिटी को क्लास में मिलाना है। वी मस्ट ब्रिंग ऑल द डाइवर्सिटी इनटू द क्लासरूम, दैट शुड बी द नॉर्म। जैसे हमारे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन हम हाथ एक क्लासरूम के तरह हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो डाइवर्सिटी शुड कम टू द क्लास। सेकेंड इज इक्विटी, वी हैव टू रिकॉग्नाइज एंड ये देखना है किसको किस चीज की जरूरत है। यदि हम देखेंगे इक्विटी के हम यदि बात करेंगे तब इंक्लूजन अपने आप आएगा। इंक्लूजन आप आएगा कि इनको हमें किस तरह क्लासरूम में इंक्लूसिव प्रैक्टिस करें ताकि दे कैन बिलोंग टू द क्लासरूम। ये नहीं है कि किसी क्लास जाओ तो वो क्लास इंक्लूसिव, मतलब उनके फुल इंक्लूजन हो जाएगी। फुल इंक्लूजन ओनली पॉसिबल when we practice the diversity, respect the diversity, we make sure that equity is in proper place and we always support inclusion, then the child there can be possibility of full inclusion.
Student with special need will be enabled to fully participate in the regular schooling process if we respect all those things. So we have discussed about the type of NFP 2020. What is the expected implication of NFP 2020 in support of inclusive education? हमने ये साथ में हमने फुल इक्विटी इंक्लूजन की बात की है, हमने बात की रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी की बात की है, हमने बात की रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात किए हैं, हमने बात की डेवलपिंग लाइफ स्किल्स की बात किए हैं, हमने बात की रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात की है, हमने बात की अचीविंग फंडामेंटल लिटरेसी टिल ग्रेड 3 और हम भी बात किए रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज स्टूडेंट हम लोग किए हैं उसको किस तरह हम काम में लगा सकते हैं ये सोचना बहुत जरूरी है। व्हाट कुड बी द इम्प्लीकेशन? पहला है अंडरस्टैंडिंग यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। आप कैसे यूनिक कैपेबिलिटीज आप समझ सकते हैं? आप जानते हैं हम सभी के लर्निंग स्टाइल अलग होती है। मुझे लगता है कि मैं देखकर बेहतर सीखता हूं, हो सकता है आप लोग में कोई होंगे वो देखकर बेहतर सीखते होंगे, है ना? तो यदि मैं देख के बेहतर सीखता हूं तो मैं कंपेयर करूंगा मेरे तरह लर्निंग स्टाइल किसके हैं? डेफ बच्चों के हैं, वो देखकर बेहतर सीखते हैं। सुनकर कौन बेहतर सीखते हैं? हम लोगों से काफी लोग हैं, उनको मजा आता है कि जितने क्लास में डिस्कशन होगा, जितने टीचर बोलेंगे हमें बेहतर सीखने में मिलेगा। हमें देख के नहीं, हम सुन के बेहतर सीखते हैं। तो ये फायदा किसको होगा? विजुअल इंपेयर्ड पर्सन को होगा। तो कोई देखकर, कोई सुनकर, और कुछ लोग हैं जो बिना करके कोई सीख नहीं सकते, जितने दिखा दो जितने सुना दो नहीं होगा। सो दे वांट kind of activity based. Tactile is very important. They want to touch, they want to manipulate, they want to do it. हम सभी चाहते हैं because everyone learns differently. सभी अलग अलग तरह सीखते हैं। तो क्लासरूम में क्यों टीचर लेक्चर मेथड से पढ़ाएगा जिससे काफी बच्चे सो जाएंगे? कुछ बच्चे टीचर को सुनते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उसमें क्लास खत्म हो जाता है, हम सीखते ही नहीं है। तो आप जब बात करेंगे, जब कोई भी टीचर अपनी डाइवर्स क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम में जब सभी प्रकार के लर्निंग स्टाइल को रेस्पेक्ट करेंगे, सभी प्रकार लर्निंग स्टाइल मतलब विजुअल लर्निंग स्टाइल जो विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल जो सुन के सीखते हैं, देन द एक्टिविटी बेस्ड tactile learners हैं, those are activity based learners, they want to do and learn it. So it means when all kind of learning styles are combined, it looks like a real good menu planned for a party. आप जो कोई पार्टी में जाते हैं ना, क्या होता है, आपको जो इच्छा है आप पसंद में खाते हैं, आपका पेट भर जाता है। हो सकता है कि आपके 10, 15, 20 प्रकार आइटम लगा होगा, लेकिन बट आज पर योर चॉइस यू ईट इट। तो इसीलिए इंक्लूसिव क्लासरूम शुड हैव स्टूडेंट चॉइस। सो टीचर्स सपोज टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ लर्निंग मोड, ऑडिटरी, विजुअल, tactile, activity based, project based, all kind of learning mode, so that it is the choice of the student to select what he or she wants to do, to learn. So student with special need will be enabled to fully participate in the regular schooling process if the teacher really takes care of learning style. So naturally, your students will definitely can participate well. You have read about multiple intelligence. Multiple intelligence says we have different brains
each one has different brain in terms of learning. कोई सपोज वही चीज आप क्लासरूम में एक्सप्लेन करते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आप किसी बच्चों को बगीचा में ले जाके पढ़ाएंगे, गार्डन में ले जाके, पार्क में ले जाके पढ़ाएंगे, तो उनको और वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पार्क में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है। दे आर नेचर स्मार्ट। उनको लगता है कि वी उनका जो चॉइस है नेचर के थ्रू से वो सीखने चाहते हैं। पीपुल स्मार्ट, वो काफी डिस्कशन थ्रू से सीखने चाहते हैं। कुछ होते हैं लॉजिकली सीखने चाहते हैं, हर चीज के लॉजिक मैथमेटिक्स के हिसाब से वो चीज सीखने चाहते हैं। कुछ होते हैं एक बार वो देख लें, वो विजुअल लर्नर्स है, पिक्चर स्मार्ट। जैसे आपकी बचपन की कोई किताब भी आपको अभी भी वो चैप्टर और पिक्चर भी अभी भी आपको याद होगा, अभी भी याद होगा कि आपके बचपन में जो किताब था उसमें किस तरह लिखा गया है, किस तरह पिक्चर है, किस तरह है। सो दीज आर पिक्चर स्मार्ट। सो दे हैव दैट स्पेसिफिक ब्रेन कि वो चीजों को देख के तुरंत याद कर लेंगे, तुरंत उनको वही से सीख लेंगे। सेल्फ स्मार्ट, वो क्लास में कुछ नहीं पूछते हैं, क्लास के बाद या उसके बाद आप अपनी मन में वो चीजों को पूछते रहते हैं। दे आर इंट्रोपर्सनल। बॉडी स्मार्ट, उनको आप डांस, वो नाटक नुक्कड़ सब में इतने सिखा देंगे तो दे आर बेटर लर्नर्स टू बॉडी स्मार्ट। तो उनको एक्टिविटी बेस्ड चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ करके सीखेंगे। म्यूजिक स्मार्ट, दे कैन थ्रू पोएम, थ्रू राइम, थ्रू म्यूजिक दे लर्न बेटर। एंड हमारे स्कूल में सिर्फ किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? वर्ड स्मार्ट। टीचर ने पढ़ाया एक टॉपिक, हमने उसको बस उसका आंसर लिख दिया या अच्छे से किताब से पढ़ लिया, उससे मैं समझा नहीं समझा, प्रैक्टिकली उसको सीखा नहीं सीखा, उससे कुछ नहीं होता है। टीचर कहता है रटो और लिखो, रटो और लिखो, समझो और लिखो, उससे क्या हो जाएगी? यही है लाइफ हमारा, है ना? तो ये जो मैं आपको 8 प्रकार ब्रेन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वही ब्रेन की बात कर रहे हैं जो सिर्फ शब्दों में रह जाते हैं, अल्फाबेट में रह जाते हैं। वो बस बढ़िया से इस पर एक निबंध लिख लो, राइट ए पैराग्राफ, राइट द क्वेश्चन आंसर, so they are that. So most of 80%, 90% those are very talented in the school, means they can speak well, अच्छे से बोल पाएंगे, बढ़िया बढ़िया भाषा यूज करके बोलेंगे, और वो कोई भी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिख देंगे। सो दैट इज नॉट द ओनली थिंग ऑफ यू आर लर्निंग। और भी 7 तरीकाएं हैं सीखने की। वो 7 तरीकाएं जो हैं, there are another 7 types of kind of brains that learn better. Why don't give importance to that? So NAP 2020, whatever the its principle of understanding unique capabilities of each student, that cannot be justified if our teachers are not trained to take care of learning styles and multiple intelligence. So as there is lot of research going on brain-based learning theory, so they say every brain is different, they learn in a different way. So why teachers should teach in the same way to all the students? टीचर सबको एक ही तरीके से क्यों पढ़ाएं? सबके लिए अलग अलग तरीका होनी चाहिए। So in a store you have different shirts. आप जाएंगे कोई ड्रेस खरीद करने के लिए, सभी प्रकार के होंगे आपके पास, सभी साइज के होंगे। आपके टेलर जो हैं, आपके जो दर्जी हैं, वो आपके नाप लेके बनाएंगे, आपको कितने हैं, आपके मोची आपके नाप लेंगे। टीचर क्यों नहीं नाप ले सकते हैं? टीचर क्यों नहीं देख सकते कौन से बच्चों को किस तरह चाहिए? तो ये जरूरत होगा, देन student can fully participate in the regular school process.
नेक्स्ट बात कर रहे हैं NIP 2020 फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग। हम ये बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन द टीचिंग। आप ये पिक्चर, आप यदि मुझे पहले सुने होंगे तो ये पिक्चर के बारे में आपको मालूम होगा। इस पिक्चर में एक मास्टर साहब हैं जो बहुत मतलब क्या कहेंगे, इम्पार्शियल, निष्पक्ष हैं। इज वेरी इम्पार्शियल टीचर। सो ही consider every student equal, every student equal. He consider every, उनको सभी बच्चे बराबर हैं, समान हैं. So that's why he gives same question to every child. So he has a classroom with many different students. आप देख सकते हैं उसमें कुत्ता है, सील है, मछली है, हाथी है ना, पेंगुइन है, बंदर है, कौवा है। तो हमारे भी क्लासरूम में होते हैं। कोई बच्चा बड़ा मोटा हाथी के तरह है और वो 2, 4 क्या 5, 6 टेबल भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी कर लेगा। कुत्ते की तरह बड़े सिंसियर बच्चे होते, वेरी सिंसियर, वेरी ऑनेस्ट। देयर कैन बी लाइक मंकी, वेरी क्लेवर स्टूडेंट, नटखट बच्चे भी हो सकते हैं। So for this teacher, the question is climb the tree and pass the exam. आप पेड़ चढ़ो और परीक्षा पास कर लो। आप बताओ, हम सभी को वही देते हैं। इतने 5 क्वेश्चन दे दिए, एक क्वेश्चन इसके जवाब लिख दो। तो आप सोच सकते हैं कि मछली का क्या होगा? क्या मछली पेड़ चढ़ सकता है? सो आइंस्टाइन बोलते हैं एवरीबॉडी इज जीनियस, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. मछली का पूरा जीवन चला जाएगा कि मैंने कभी पास नहीं कर पाया, क्योंकि मास्टर साहब बोले कि सिर्फ पेड़ चढ़ के दिखाओ। So there are many things in the life we need to learn. So every child may learn it differently, may learn different things. मैं 2 चीज यहां पर बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिए। मैं लर्न डिफरेंटली, अलग तरीके से सीख सकता है बच्चा, और अलग चीज सीख सकता है। अलग तरीके से सीखना है और अलग चीज सीखना है। तो सभी बच्चे एक चीज सिखाने की कोई औचित्य नहीं है। नंबर 1, इट इज नॉट necessary that every student should learn the same thing. They can learn different things. Number 2, every student cannot learn in the same manner, so they should be given opportunity to learn differently. अलग तरीके से सीखने की अवसर दीजिए। बस हम इसी में लग जाते हैं। बच्चा बेचारा क्लासरूम में आया, बस हम तो ऐसे पढ़ाएंगे, आपको सीखना है सीखो, नहीं सीखना है नहीं सीखो, हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बदलना है या नहीं है, आप लोग बताइए, है कि नहीं? तो जब तक ये नहीं बदलेगा, हमारे हर मास्टर साहब और every teacher, they don't change, so definitely we cannot expect the flexibility in teaching. Without that, the inclusivity in a teaching learning process can never happen. So hence, inclusive education will never grow. So like everyone's Aadhaar is different. It is based on the fingerprint. Every learner is different. So we must take care unique needs of every student and teach accordingly. We are talking more about accessibility. Accessibility. We talk about accessible curriculum. We talk about accessible examination. We talk about accessible teaching. काफी accessibility आजकल सिर्फ बिल्डिंग और रोड की बात नहीं कर रहे हैं।
एक्सेसिबिलिटी, कैरिकुलम, टीचिंग प्रोसेस सब में आ गया है. It has come in every aspect. So you can see the picture of Ron Mack. Ron Mack, who is father of accessibility. Ron Mack अपनी आप देख सकते हैं कि due to some misfortune, so he has to move by wheelchair. परेशानी के कारण से उनको व्हीलचेयर पर ही मूव करना पड़ा. और आर्किटेक्ट है वो रॉन मैक. उनको लगा कि हम यदि आर्किटेक्चर डिजाइन में थोड़े बदलाव कर लें, इफ वी मेक ए स्मॉल चेंज इन आर्किटेक्चरल डिजाइन, दैट कैन हेल्प एवरी पर्सन. आप देख सकते हैं कि सबको पसंद है जो बिल्डिंग जहां हम आसानी से पहुंच सकते हैं. सबको पसंद है वो बिल्डिंग जहां हमें सफिशिएंट लाइट मिलता है. आप डेफ बच्चों की बात करिए, विजुअल इंपेयर्ड बच्चों की बात करिए, किसी की बात करिए, लाइटेड क्लासरूम इज ऑलवेज बेटर फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट. सभी के बात करिए. एंड मोर स्पेस. क्लासरूम में स्पेस होने से क्या फायदा होता है? आप छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, बड़ा ग्रुप को छोटा छोटा ग्रुप, अलग अलग ग्रुप कर लिया, डिस्कशन के लिए, एक्टिविटी के लिए. व्हील चेयर जिसके पास, वो आराम से घूम सकता है. बच्चों को काम करने के लिए मजा आएगा. और ऐसे क्लासरूम नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि टीचर बच्चे तक पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि दो डेस्क के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है. देयर आर ऑल्सो क्लास. और ये बात हम कर रहे हैं यूनिवर्सल डिजाइन. यूनिवर्सल डिजाइन जो है सिर्फ बिल्ट एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लर्निंग में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सपोज आप कोई रेस्टोरेंट में जाए और आपको ऐसे एक मेनू कार्ड दे दें और आपने चश्मा भूल गए हैं. बड़े मुश्किल होता है, छोटे बच्चों मुश्किल होता है, बिना पढ़े लिखे मुश्किल होता है. आप देख सकते हैं ये मुश्किल कितने यहाँ सॉल्व हुआ है. इज एक्सेसिबल फॉर्मेट. दिस मेनू इज एक्सेस फॉर्मेट. बस सिर्फ उंगली दिखाओ, मुझे ये खाना है, यू कैन हैव इट. इट्स बिकम मोर इजियर देन द मेनू कार्ड. क्या कोई मेनू कार्ड होना कोई जरूरी है? एंड हाउ द इंटरनेशनल फूड outlets have changed. आप देख सकते हैं ये आपको बता देता है कि आपका जेब में कितने पैसा है और आप कितने पैसा खर्च करने चाहते हैं. Whether you are hungry so that you select a bigger one or smaller one. आप अपने भूखे, आप कितने भूखे हैं, आप कितने बड़ा छोटा चाहिए. कहीं पर मिर्च है तो वो दिखाता है. छोटे बच्चे भी इससे, छोटे बच्चे कोई भी एनीबॉडी इज बिकॉज मोर इजियर. तो आप पुराने से और इसमें आप आओगे, कितने फर्क आ गया, कितने फर्क आ गया. तो ये रेस्टोरेंट ने इतने चेंज लाए, हमारे टीचर ने क्या चेंज लाए क्लासरूम. ये बात करने की विषय है. सो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो है, हमें इसको यूज करना बहुत जरूरी है. मेरा पर्पस यह नहीं है कि यूडीएल यहाँ पर डिस्कस करनी है, लेकिन हम यदि यूडीएल को लागू नहीं करेंगे, एनएपी 2020 जो पॉलिसी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहीं भी लागू नहीं हो सकता है, कहीं भी लागू नहीं हो सकता है. इसको यदि आप नहीं समझे हैं, इसको समझाने के लिए तो बिल्कुल इसमें टाइम लगता है. मैं बड़े छोटे छोटे मतलब बड़े सिंपल इसको मैं समझा दे रहा हूं. यूनिवर्सल डिजाइन कुछ नहीं है, बेहतर ढंग से सिखाने की एक तरीका. जिस तरीके से हम
डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, और बच्चे की जो यूनिक एबिलिटी जो है या बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसको भी रेस्पेक्ट कर सकते हैं। उस तरीके से हमें 3 चीज पर बात की गई है। पहला बात की गई है कि आप बच्चे को एंगेज कराना जरूरी है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने चाहते हो तो बच्चों को एंगेज कराना जरूरी है ना। एंगेज कैसे होता है? आप एंगेजमेंट जानते हैं, उनके एंगेजमेंट पार्टी था, आप यही बोलेंगे ना, दे हैड ए एंगेजमेंट पार्टी। सो वंस ए कपल इज एंगेज्ड, इट मींस they study lot about their relationship। वो अपनी जो मैरिज की जो टॉपिक है उसके बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं, एक दूसरे को भी बहुत अच्छे से पहचान मतलब समझते हैं। So it means, so when the teacher is going to present a topic, before that, if you give lot of activities to the student, that would stimulate their motivation and sustain their enthusiasm for learning different ways. They have choice in whatever way they want to learn it. आप कोई भी चीज है क्लासरूम में सिखाने से पहले बच्चों को इतने एक्टिविटीज दे दीजिए, वो इतने प्रोजेक्ट दे दीजिए, उससे वो एंगेज हो जाए। कोई उस पर एक ड्राइंग बनाना चाहता है, कोई इस पर एक मॉडल बनाना चाहता है, कोई इस पर 10 लोगों से इंटरव्यू लेके अपनी रिपोर्टिंग करना चाहता है, कोई इस पर एक कुछ मतलब देयर कैन बी मेनी चॉइस हाउ दे वांट टू बी एंगेज। देन द रिप्रेजेंटेशन, the teacher makes sure the content is presented as per the choice of the student। मैं देखने चाहता हूं क्या क्या चीज है, मैं उसको करना चाहता हूं, मैं सुनना नहीं चाहता। So there should be stop for this। So representation means the way the student want to learn। They want to learn by seeing it, or they want to learn by using all kind of styles। वो देखने चाहते हैं, सुनने चाहते हैं, करने चाहते हैं, then you have to do that। action and expression, कोई जरूर नहीं हर चीज सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। मैं सीखा कि नहीं सीखा, if whether I have learned or not, I can also show through some project। I can also write a poem कि मैं इसके बारे में क्या सीखा हूँ through poem। I can make a मैं एक ड्रामा से दिखा दूंगा कि जो रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रहा है, उस लड़ाई में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या ड्रामा से नहीं दिखा सकता हूँ? मैं क्या उसको एक पोएम के थ्रू से नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं उसका एक मॉडल बना के, ड्राइंग बना के नहीं दिखा सकता हूँ? क्या मैं 10-25 लोगों की इंटरव्यू लेके नहीं बता सकता हूँ? क्या सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर बताओ? So whether your student have learned or not, there can be many ways how you want them to express। ये एक असेसमेंट की तरीका है, असेसमेंट नहीं है सिर्फ क्वेश्चन और आंसर इज ओनली असेसमेंट। So it means students have option for how they learn। Students have choices which will engage their interest, and students have choices for how they demonstrate the learning। So you have to respect the choice, it means flexibility। Then the teachers should be flexible in presenting the lesson content। Teachers should be flexible in engaging the student। Teachers should be flexible in providing assessment where the student can express whether he or she has learned or not। So flexible students should be given options, choices, and teachers should be flexible। So inclusive education can only possible, number one, सोशियो इमोशनल लर्निंग SEL। यूनेस्को SEL पर बहुत बात कर रहा है। सोशियो इमोशनल लर्निंग, जब बच्चा क्लासरूम में आता है, शुड फील
should feel safe, मतलब उसको कोई डर नहीं होनी चाहिए, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो क्लास में मजा लेना चाहिए, हर बच्चे को मजा आना चाहिए, क्लास में एंजॉय करना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। तो ये पार्ट इज द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट। मुझे क्लास में अच्छा लगता है। बहुत बच्चे they don't want to stay in the class because of bullying, because of they don't enjoy in the class, और वो क्लास में बैठने नहीं चाहते। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव पेडागोगी। उनको आप कैसे पढ़ाओगे? इंक्लूसिव पेडागोगी मतलब इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जितने में यूनिवर्सल डिजाइन की बात किया और बहुत है। तीसरा चीज है, सिर्फ आप उनको क्लास में पढ़ाओ, एससीएल करना नहीं होगा। पूरे स्कूल के सिस्टम, स्ट्रक्चर, कम्युनिटी, सब में इंक्लूजन के प्रति सम्मान होनी चाहिए। इंक्लूसिव पॉलिसी शुड बी देयर, और वो इसको सपोर्ट करनी चाहिए। वी नीड अ सपोर्ट, a broad support from everywhere, from the headmaster, from the principal, from the staff, from the community, from the other parents, from everywhere. Then it can be only possible. जो हमारा एनएपी 2020 में स्ट्राइकिंग रिकमेंडेशन है इन सपोर्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इश्यूज, परख की बात कर रहे हैं कि उनके स्कूल के एग्जाम नहीं है, एक प्रकार की उनका नेशनल और स्टेट लेवल के असेसमेंट होगा। उसमें पता चलेगा बच्चे कहां पर हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो अकोमोडेशन चाहिए, जो अडेप्टेशन चाहिए, जब तक आप अपने स्पेशल नीड्स बच्चों की अकोमोडेशन और अडेप्टेशन को क्लैरिफाई करके उसको प्रोविजन नहीं करेंगे तो परख आपका नहीं होगा। इसी बात कर रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बहुत अच्छा है। हम अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की इतने जरूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। अब बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि बच्चा जब 7-8 साल में पहले बार क्लास में आता है ना, आप क्या कर सकते हो? इतने दिन तक घर में रह गया, उसके बाद आपकी क्लास में आया, आप उसको पढ़ाएंगे क्या? वो बच्चे से बड़ा लगता है, कुछ भी नहीं सीखा है, तो स्कूल रेडीनेस नहीं है। सो इसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा बहुत यंग एज, छोटे बच्चे 3 साल से 2.5-3 साल से सीखना शुरू कर देते। जब वो क्लास 1 में आएगा तो क्लास 1 में बेहतर सीख सकता है। लेकिन इसी के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे कोई कोर्सेस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रॉपर क्रॉस डिसेबिलिटी ईसीसी मॉडल हमारी भी एक प्रॉब्लम्स है। स्पेशल एजुकेशन जोन है लेकिन ये कोई क्लैरिटी नहीं है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अपने हिसाब से स्कूल्स में अभी भी हम टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। बाल भवन की बात की गई है, वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 एंड लाइफ स्किल्स की बात की गई है, इसके प्रोविजंस भी होनी चाहिए। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच इन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ये कहा गया है कि सिर्फ एक डिसेबिलिटी में आपके टीचर ट्रेंड हो जाएंगे तो इंक्लूसिव सेटअप में काम नहीं कर सकते। उनको दूसरे हर डिसेबिलिटी में ट्रेंड होना चाहिए। नहीं होंगे तो फिर वो इंक्लूसिव सेटअप के लिए वो सूटेबल नहीं है। और अकोमोडेशन सपोर्ट इन, जब तक आप बच्चों को अकोमोडेशन एंड सपोर्ट नहीं देंगे स्कूल्स में, तो फिर वो स्कूल में देयर विल बी डिफिकल्ट फॉर देम to take part in all activities including the examination. तो परख की जो बात कर रहे हैं, जो भी बात किया परख में, वो है आपके एक्सेसिबिलिटी अकोमोडेशन इशू के बात किया, अडेप्टेशन चैलेंज की बात किया। फिर हम ईसीसी के बात किए कि जब अर्ली इंटरवेंशन, लेट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, अर्ली इंटरवेंशन सपोर्ट करने के लिए ईसीसी के लिए हमारे ट्रेंड टीचर्स रेडी है कि नहीं है, ये भी आपको देखना जरूरी है। क्योंकि हमारे अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन करके एक प्रोग्राम था, मुझे नहीं लग रहा है आज कोई ट्रेनिंग सेंटर उसको चला रहा है। तो यही बात चल रहा है कि हमें इस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है जो फंडामेंटल लिटरेसी को डेवलप करना, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के लिए उनको ट्रेन करना, जो टीचर इसको कर सकते हैं, ये जरूरत है। स्पेशल एजुकेशन जोन
के बारे बात हुई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कैसे होगा, क्या होगा। टेक्नोलॉजी के तो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जब बात करते हैं अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और टेक्नोलॉजी जो गैप है इसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है। क्रॉस डिसेबिलिटी, अभी तक क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच हमारे सही से आरसीआई के प्रोग्राम्स में नहीं हो पाया। आरसीआई प्रोग्राम में इंक्लूसिव एजुकेशन आया और बाकी डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे इस पर एक अलग से प्रोग्राम बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये भी आप लोगों को क्रॉस डिसेबिलिटी प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर आएगा। मैं इसको यही कंक्लूड करने चाहता हूं, आपको 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए जरूर दूंगा कि हमारे इतने एक्ट और पॉलिसीज आ गए। पीडब्ल्यू एक्ट 1995 में आया, यूएनसीआरपीडी 2006 में आया, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, आरपीडी राइट ऑफ पर्सन डिसेबल्ड एक्ट 2016 में आया, एनएपी 2020 आया। तो जिस तरह मोमेंट होनी चाहिए उसी तरह अभी तक हमारे मोमेंट नहीं आया। क्या ग्राउंड रियलिटी है, कहां कहां पर प्रॉब्लम रह जाता है, ये हम सभी का बड़ी जिम्मेदारी है। इट इज आवर रेस्पॉन्स टू फाइंड आउट where is the problem lies and how we need to resolve। ये जो इतने बड़ा गैप है, हमें उस तरह चलना चाहिए, हम कहीं नीचे हैं। तो we have to do so that we can reach। We can only reach with the heart, head and hands, the three art of teaching। हार्ट बोलता है कि you should have, कि आप जो टीचर का जो दिल है, मतलब आप बच्चों को प्यार करना चाहिए। यदि आप बच्चों को प्यार करते हैं, यू विल हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन द चाइल्ड। यदि बच्चे पर पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप बच्चे को जरूर सिखाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो। एट द सेम टाइम बच्चा भी आपको प्यार करना चाहिए। जब बच्चा आपको प्यार करेगा तो नेचुरली आप भी बच्चा भी पसंद करेगा आपको और वो बेहतर सीखेगा। हेड अप्रोच की जो बात कर रहे हैं कि वी शुड नो द टेक्निक्स। हमें मालूम होनी चाहिए कि हम किस तरह इन बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे, हम किस तरह बच्चों को एंगेज करेंगे, हम बच्चों को किस तरह मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन से क्लास लेसन लेंगे, हम लोग इनको किस तरह ऑल्टरनेटिव असेसमेंट क्या हो सकता है, हम असेसमेंट में कैसे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ये जो टेक्निक और टूल्स आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो ये है आपकी हेड की अप्रोच है कि यू नीड टू लर्न। हैंड से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से सिर्फ किताब में पढ़ा दो कि किस तरह इन बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई फायदा नहीं है जब तक प्रैक्टिस टीचिंग हम बेहतर नहीं करें। और प्रैक्टिस टीचिंग जब तक हम इंक्लूसिव सेटअप में, सही सेटअप में नहीं करें, तब तक नहीं होगा। तो जिस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनने में आता है कि इस तरह चल रहा है, ऐसे चलेंगे तो हम आगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या, स्पेशल एजुकेशन भी हमारे ड्रीम में रह जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चे, सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज अटेंड योर क्लासेस 100% और प्रैक्टिकल क्लासेस आप 200% अटेंड करो, तब भी नहीं संभव होगा। ये जो आपका अटेंडेंस अच्छा नहीं हो रहा है, काफी ट्रेनिंग सेंटर में सुनाई देता है, दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। सो यदि आप तीनों चीज पर इंपॉर्टेंस देते हैं, हार्ट, हेड एंड हैंड्स, डेफिनेटली क्वालिटी बढ़ेगा। आप किस तरह क्लास को कस्टमाइज करेंगे, क्लास पर आपकी जो बच्चों की जो ओनरशिप है होगा, तो इससे एजुकेटर्स कम्युनिटी जुड़े रहेंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन जरूर सफल होगा। मालूम है सफल इतने जल्दी नहीं आता है, आपको कोशिश करना होता है, कोशिश करना होता है, कोशिश करना होता है। हो सकता है आप 10 बार उसमें विफल होंगे, बट व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग, even with fails, you would definitely would succeed. You will succeed. So as a teacher, you should promise that you will be always in 3 places: in front of your student to cheer them, behind the student when they need your support, and you have to work with them when they fail to work alone। आपको ये चीज आप
टीचर के हिसाब से बच्चों की 3 जगह में रहना है। बच्चों के सामने रहना है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको चीयर्स करने के लिए। बच्चों के पीछे रहना है जब उनको आपको कोई मदद की सपोर्ट चाहिए, और बच्चे के साथ रहना है जब बच्चा अकेले चलने में परेशानी हो रही है, मतलब उसका स्कूल में चल नहीं पा रहा है, मतलब वो बिल्कुल विफल हो रहा है, तो बच्चों को लेके आपको चलना है। then only the inclusion in the school can be a dream achieved. If you have any question, you can just let me know. थैंक यू सो मच सर। अभी यहाँ से ओपन फोरम करते हैं। आप सभी के प्रश्न हैं तो अपने प्रश्न शालीनता से चैट बॉक्स में या शालीनता से अपना अनम्यूट करके वहां से पूछिए और चर्चा करिए। किसी के किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो वो चर्चा करें। सर एक बार हैंड्स के बारे में फिर से बताइए। यदि आपको कोई प्रश्न भी नहीं है, आप अपनी विचार भी रख सकते हैं। कोई कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? जी, उन्होंने कहा एनईपी के बारे में थोड़ा एक बार वापस से बताइए, ऐसा कुछ कह रहे थे। जी, आपने क्या कहा फिर वापस से? हैंड्स के बारे में, हैंड्स मैं आप प्रश्न और थोड़े से और आगे बताइए। एनएपी के किस बारे में आप जानना चाहते हैं? सर हैंड्स के बारे में। अबाउट हैंड्स हाथ। तो मुझे इसमें थोड़े से क्लैरिटी नहीं हो रहा है। आलोका मैडम नमस्ते। नमस्ते अमिताभ जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, मैंने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू। थैंक यू। आलोका मैम, सोनाल, प्रणाम मैम। हम लोग आप अपने विचार रखो, क्या आपको मेनली क्या आपको परेशानी हो रही है। तब तक हम और कुछ प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम सोनाल पर आएंगे। जी पूछिए, वो जो पूछ रहे थे वापस से पूछिए अपने प्रश्न को। आप हेड और हैंड के बारे में पूछ रहे थे या क्या पूछ रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे? ओके, मैं समझ रहा हूँ। ये पूछने चाहते हैं कि हमारा जो इंक्लूसिव टीचिंग में हार्ट, हेड और हैंड मतलब है कि टीचर का एक्चुअली क्लासरूम प्रैक्टिस। आप बोलते हैं डिप्लोमा में सिर्फ आप ऑनलाइन सुन लेंगे और प्रैक्टिस टीचिंग नहीं करेंगे, कैसे हो जाएगा? आप बीएड एमएड प्रोग्राम में सिर्फ ऑनलाइन में थ्योरी क्लासेस अटेंड कर देंगे, हो जाएगा क्या? हैंड मतलब मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस इन द फील्ड। आपको प्रैक्टिस टीचिंग ठीक से करनी है। और आप जानते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की मतलब है इंक्लूसिव स्कूल, जहां पर आप स्पेशल स्कूल में आप प्रैक्टिस टीचिंग करके आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप इंक्लूसिव क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा लोगे। तो इसीलिए इंक्लूसिव क्लासरूम में प्रैक्टिस टीचिंग करना जरूरी है। तो दिस इज हैंड है, ठीक है। हैंड मतलब है आप अपनी प्रैक्टिस, मतलब खाना पकाना जानना अलग चीज है, लेकिन आप जब खाना पकाओगे अपने हाथ से, तब आपकी स्किल पता चलता है कि आप कितने बढ़िया खाना पकाते हो। क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है वो तो हेड की बात कर रहे हैं। आपको टेक्निक मालूम है, आपको ये स्ट्रेटेजी मालूम है, लेकिन जब आप क्लासरूम जाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं बच्चे के साथ, आप किस तरह लेसन को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह क्लासरूम एक्टिविटीज करते हैं, बच्चों के प्रश्न को किस तरह आप जिज्ञासा को किस तरह पूरी करते हैं, और बच्चों को किस तरह असेसमेंट करते हैं, ये सब चीज आपके हाथ की कमाल है। जब तक आपके हाथ की कमाल क्लासरूम में नहीं दिखाई देगा, तो फिर 1000 चीज आपकी जानकारी होने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं बात किया दिल कि आप बच्चों को प्यार करनी चाहिए, ताकि आप बच्चों की जरूरत को समझे और उनको सिखाए, और बच्चे भी उल्टा आपको भी प्यार करना चाहिए, ताकि वो आपको पसंद करे, आपकी क्लास में रहे और आपकी सब्जेक्ट सीखने की कोशिश करे। दूसरा चीज मैं आपको बताया, हेड मतलब जो स्ट्रैटेजी है, जो सिखाने की तरीकाएं हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो चीज आपको जानकारी होना जरूरी है। इसको समझना आपको जरूरी है, ताकि आप अपने हाथ से
उसको क्लासरूम में लगा सकते हो। थैंक यू। मैं थोड़े शुरुआत में ओके, थैंक यू सर। NAP 2020 हैंड क्या है मैं थोड़े समझ नहीं पाए अभी। कृणाल, तुम्हारे जो भी प्रश्न है जवाब मिल गया? यस सर, थैंक यू सर। ओके। चैट बॉक्स में एक और प्रश्न है, क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में वो जानना चाहते हैं। प्रश्न है कि क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग का थोड़ा डिटेल में बताइए। क्रॉस डिसेबिलिटी मतलब है कि आपके कोई भी इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहे हैं। सपोज एक गांव में आपकी स्कूल है और सभी बच्चे उस स्कूल में आएंगे, तो उसमें किसी भी प्रकार के बच्चे आ सकते हैं। ए चाइल्ड विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकता है, चाइल्ड विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ सकता है, ए चाइल्ड विथ सेरेब्रल पाल्सी आ सकता है, ये एक बच्चा आ सकता है बधिरता के साथ विथ हियरिंग लॉस, ये चाइल्ड कैन बी देयर विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। लेकिन क्या हम लोग सभी प्रकार डिसेबिलिटी को हैंडल करने की क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग है? यदि मैं सिर्फ सपोज आप यदि सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट में ट्रेनिंग लिए होंगे तो आप कैसे जस्टिस करेंगे? आप किस तरह करेंगे फॉर टीचिंग ए चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट? आप किस तरह जस्टिस करेंगे कि एक बच्चे को बौद्धिक अक्षमता है उसको कैसे करेंगे? तो जैसे एक MBBS डॉक्टर के पास सभी एरिया की जानकारी होता है, MBBS में क्या होता है कि उनको स्किन के बारे में, उनको एनाटॉमी, उनका मतलब सर्जरी के बारे में, उनको आईज, ENT जितने हैं सब में जानकारी होती है, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे जो बेसिक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिप्लोमा या BEd प्रोग्राम है, इसमें यही होना चाहिए ताकि हम यदि इंक्लूसिव सेटअप में काम करें तो हम सभी प्रकार बच्चों को हम उनका जो भी टीचिंग लर्निंग नीड्स हैं उसको पूरी कर सके। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्रॉस डिसेबिलिटी, जिसपे हम सभी डिसेबिलिटी सेक्टर्स के जितने जरूरत हैं उसको, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे विदाउट डिसेबिलिटी इंक्लूसिव क्लासरूम में टू टीच चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी इज ऑल्सो ए स्किल। जिन बच्चों में डिसेबिलिटी नहीं है उनके साथ और जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है उनको एक साथ आप कैसे पढ़ाएंगे, है ना? तो इसलिए हमें क्रॉस डिसेबिलिटी में ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आप सपोज एक डिसेबिलिटी एरिया में ट्रेनिंग ले लिए तो आप बहुत कुछ डिसेबिलिटी एरिया में जानकारी मिल गया है। उसके बाद आप छोटे छोटे प्रोग्राम में, जैसे आप कोई 6 महीने की प्रोग्राम कर लिए आप विजुअल इम्पेयरमेंट में, उसके बाद 1 साल आप छोड़ दिए, फिर 6 महीने की और कर लिए, और ये प्रोग्राम थोड़े से फ्लेक्सिबल वे में होनी चाहिए जिससे कि आप आपके हाइब्रिड मोड में होनी चाहिए। जैसे कि प्रैक्टिकल्स करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर गए और थ्योरीज आपका कोई ऑनलाइन मोड में हो गया। तो ये सब चीज बात ही हो रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं क्रॉस डिसेबिलिटी जो ट्रेनिंग है वो हमें लेना पड़ेगा यदि हम इंक्लूसिव सेटअप में काम करना है। थैंक यू सर। एक और प्रश्न है चैट बॉक्स में सर, कहना है इनका, पूछना है कि NAP 2020 में स्पेशल एजुकेटर्स की जॉब में क्या बदलाव होगा? थोड़े सिग्नल कम है, आप रिपीट करोगे क्या बोले? जी 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 मैं वापस से रिपीट करता हूँ। या चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, NAP 2020 में स्पेशल एजुकेटर की जॉब में क्या बदलाव होगा? NAP 2020 में आप देखे होंगे ये कहा गया है कि टीचर्स को क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया में ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट टीचर्स को, सपोज कोई इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश का सोशल स्टडीज है, हिस्ट्री है, उनको भी डिसेबिलिटी, उनको भी ट्रेनिंग देनी है कि वो किस तरह सभी प्रकार डिसेबिलिटी वर्ग के बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। तो इसमें
हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ द स्पेशल एजुकेशन टीचर्स इन क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया, ये भी बात कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ द जनरल टीचर्स, दो द सब्जेक्ट टीचर्स, उनको भी बाकी दूसरे डिसेबिलिटी एरिया मतलब हाउ डिसेबल्ड बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसमें भी उनको भी ट्रेन करनी है। तो जब तक हम स्पेशल एजुकेटर जनरल एजुकेटर दोनों को समर्थ नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन जिस तरह हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे से स्कूल में काम करेगा वो नहीं हो सकता है जब तक इस ट्रेनिंग को हम जोर नहीं देंगे। रायजदा जी, आप युवराज भाई, आप अपनी बात को जरा ओरल कहेंगे तो और अच्छा लगेगा। आपने लिखा हुआ तो है कि गुजरात में स्पेशल एजुकेटर्स मात्र मॉनिटरिंग का रोल अदा करते हैं और नॉर्मल टीचर्स को बीएड पीटीसी कर लेते हैं और पढ़ाते हैं जहां पे उन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन जो स्पेशल टीचर्स हैं उनको बस मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। ये एक उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। आप अगर अपनी बातों को अपने मुंह से कहेंगे तो और अच्छा लगेगा। ये युवराज आपका भाई, विचार है, ये प्रश्न नहीं है, विचार है, अपनी विचार जरूर रख सकते हैं जी। हाँ। युवराज भाई अगर सुन रहे हैं अपने म्यूट करके बोलिए। किम छे आप उसको गुजराती में ही बोल सकते हैं, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गुजराती में बोलो भाई, तमने आमा गुजराती में फावे तो ओके। सर दूसरा कोई एक ने अपना और विचार दिया हुआ ऐसे क्रॉस डिसेबिलिटी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सके तो हम स्पेशल एजुकेटर बाकी डिसेबल्ड बच्चों को के साथ निष्ठा से काम कर सकेंगे। हाँ सही है, तो होगा ये एनईपी आप लोगों को छोड़ेगा नहीं, हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। पॉलिसी जो आ रही है वो हम सभी को इसको फॉलो करना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं है, करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहता, अपने विचार शेयर करना चाहते तो करें। हेलो जी 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 गुड अलान जी। मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। सर ये गुड आफ्टरनून। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में जरा एक बार और बता दीजिए सर। देखो असेसमेंट जो है जी, एक हम बात करते हैं फॉर्मेटिव, एक बात करते हैं हम समेटिव। तो पहला बात कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। हम वो असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते जाते हैं और जैसे कि हमने एक लेसन लिया, एक यूनिट लिया, फिर उसके बाद जैसे हम बच्चे का पढ़ाते जाते हैं साथ साथ हम बच्चे का असेसमेंट भी करते रहते हैं ताकि हम पता चले बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। जो इससे हमें मदद मिलता है, जो बच्चा नहीं सीखा और सीखने में जो परेशानी हो रही है उसको मदद करे ताकि वो सीख जाए। तो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग या उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। समेटिव असेसमेंट होता है जो आखिरी में होता है, इसीलिए कहा जाता है समेटिव। आखिरी में होता है तो बच्चे ने क्या किया, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, जैसे वो पास फेल की बात होती है, रिजल्ट की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को इम्पोर्टेंस मिलेगा तो क्या होगा कि हमारा जो बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, जो बच्चों को सीखने में थोड़े से परेशानी है, तो हम हर स्टेप में क्या सीखे क्या नहीं सीखे उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं और उनका वो जरूरत को पूरी कर सकते हैं। उनको एडिशनल एक्स्ट्रा कोचिंग दे सकते हैं, उनको पर्सनलाइज सपोर्ट दे सकते हैं। उनके लिए स्कूल में अलग से 15 मिनट या सप्ताह में 1 घंटा अलग से निकाल सकते हैं, उनको अलग से थोड़े से मदद करने के लिए, है कि नहीं है, ताकि आप उनको मदद कर सकें। तो हम यदि बार बार बच्चे को और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट एक प्रकार के डरने वाला टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये एक एंजॉय करने वाला टेस्ट होनी चाहिए। चलिए हमने कितने सीखा, क्या सीखा, तो ताकि बच्चा अपनी निर्भय मतलब विदाउट फियर वो टेस्ट दे सकते हैं और जिससे कि उसको हम आगे लर्निंग के लिए सपोर्ट कर सकें। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक चैट बॉक्स में एक और है, हमारे से रिलेटेड है कि नहीं बट आया प्रश्न तो देख लेते हैं। क्लस्टर लेवल टीचिंग मॉडल सक्सेस मॉडल है सर, ऐसा इनका प्रश्नवाचक दिया हुआ है ये कि क्लस्टर।
क्लस्टर लेवल कभी भी सक्सेस मॉडल नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को जितने समय देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज आपने आपके जो रेगुलर टीचर हैं ज्योमेट्री पढ़ाए, ठीक है, आप जानते हैं ब्लाइंड बच्चों को उसको अगले दिन उस टीचर आया दूसरे कंसेप्ट पढ़ाने के लिए, और आप क्लस्टर लेवल में आप 15 दिन के बाद आए उसको सपोर्ट करने के लिए। आप सोचे कि मैं उसको ज्योमेट्री का कंसेप्ट समझा दूं, तब तक उसका करीब पूरे लेसन ही खत्म हो गया। तो इसके मतलब है कि जो आज ए रिसोर्स टीचर आपकी जरूरत बच्चे को ऑन डेली बेसिस चाहिए होगा। टीचर ने ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू किया, कंसेप्ट सिखाया, अब बच्चे को मदद कर लिया, तो अगले दिन जो रेगुलर टीचर आके ज्योमेट्री कंसेप्ट सिखाया वो बच्चा पकड़ लेगा, वो समझ जाएगा। लेकिन आप 15 दिन के बाद आएंगे, 10 दिन के बाद आएंगे, तब तक तो वो लेसन खत्म हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो इसीलिए ना आपको समझ में आएगा ना उनको समझ आएगा, ठीक है। उसी तरह आप दूसरे डिसेबिलिटी के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो क्लस्टर कभी भी सही नहीं है जब तक हम बच्चों को रेगुलर सपोर्ट नहीं कर सके। थैंक यू सर। आपने सारे प्रश्नों के जवाब, ये तो मेरा मतलब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी ये कहना, बट पूरा एकदम सभी लोग लंच के बाद का सेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है लोगों को बैठना, बट सारे लोग एकदम ध्यान से सुनते रहे, और प्रश्न भी इतना यूनिक यूनिक लोगों ने प्रश्न पूछा, और यूनिक प्रश्नों के जवाब भी आपने एग्जाम्पल से यूनिक तरीके से दिए। बहुत ही अच्छा लगा सर, हर बार आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगता है। किसी एक का और कोई प्रश्न है? CWSN चाइल्ड एजुकेशन, डोर एजुकेशन 1 से 2 घंटे, अब जरा वापस से पूछिएगा अगर होगा तो। चलिए हम आगे ले लेंगे आपके प्रश्न का, अब यहाँ सेशन हमारा आगे का सेशन हमको डिले होगा तो हम आगे ले लेंगे। सर तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें हमारे बीच में अपने ज्ञान की जो प्रखर उज्जवल ये है हमारे सामने आपने सर प्रेषित किया, हमें बहुत अच्छा लगा सर। हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा जो इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि उन लोग कितना एक्टिवली वो लोग पार्टिसिपेट थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक फॉर्मल तरीके से वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए मैं हमारे स्कूल की टीचर कविता बेन शाह को कहूंगा कि वो एक आपका फॉर्मल तरीके से वोट ऑफ थैंक्स करें। कविता बेन प्लीज। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, अमिताभ सर। सर आपने अपना जो आपका जो टाइम है उसमें आपने इतने अलग अलग पॉइंट्स आपने ले लिए कि मैं देखती थी कि सर इतनी सरल भाषा में किस तरह से सभी पॉइंट आपने ले लिए, और सर आपकी जो पीपीटी है वो बहुत ही यूनिक थी, बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। और सर अभी टीचर्स को क्या बदलाव करना है, क्या बदलना है, वो आपने अलग अलग एग्जाम्पल दिखा के आपने जो समझाया वो बहुत बहुत ही बढ़िया था आपका वक्तव्य। मैं केड इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने आपको कई बार पहले भी आपका वक्तव्य सुना है, और फिर और आपका वक्तव्य हमको सुनने का अवसर मिले ऐसी मैं संतोष जी को कहूंगी। और सर फिर से थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। थैंक यू सर। हम